नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज आप सभी का एचडी पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं जाने माने वास्तुशास्त्री राजकुमार शर्मा जी, जो कि 30 वर्षों से इस वास्तुशास्त्र की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं राजकुमार जी से। तो राजकुमार जी कि मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि लोगों को उत्सुकता होगी जानने में कि आपको इतनी यंग एज में इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? मेरा वास्तु का शुरुआती परिचय 90 के साथ 1990 में हुआ। उस टाइम पे मैं जीवन यापन के लिए नौकरी करता था। Okay. और उस टाइम पे कुछ घटनाक्रम ऐसे बने कि मुझे इसमें आना पड़ गया और सौभाग्य से मुझे एक अच्छे गुरु मिले और उन्होंने अच्छा रास्ता बताया। आज की तारीख में आप एक देखेंगे तो जितने भी जो ज्योतिष हैं, चाहे वो वास्तु वाले हैं, चाहे वो पंडित है या जो ज्ञान के फील्ड में हैं, उनका मेन मकसद होता है किसी भी तरह से पेट भरना। तो मेरे गुरु ने एक चीज़ मेरे को बोला कि अगर सिर्फ पेट भरने के लिए आ रहे हो तो इस लाइन में मत आओ आप। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत और कुछ चारित्रिक विशेषताएं बताई। वो बोले अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो आपका इसमें आगे होगा, अदरवाइज थोड़े दिन चल के आदमी दृश्य से गायब हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञानी, शास्त्र में ज्ञानी की योग्यताएं 27 लिखी हुई है, जो 3 जन्मजात है, 7 है वो 22 जो हमारे शरीर के अंगों के अवयवों के गुण और अवगुण होते हैं, 7 वाइसेस होते हैं जो हमारे इनसाइड जो भाव होते हैं, वो 7 वो होते हैं जिसमें ईर्ष्या होती है, प्रेम होती है, दया होती है, भाव होता है। 7 है वो अकादमिक होते हैं, एकेडमिक, जिसमें आपके मैथ्स का नॉलेज हो गया, विज्ञान का नॉलेज हो गया, आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो गया, आर्किटेक्चर का ज्ञान हो गया, आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया, इंटीरियर का, मतलब उसमें सारे उसमें 7 में उसमें हो गए। तो 3 + 7 + 7 + 7 24 हो गए। 3 है वो व्यवहार के, प्रैक्टिस के। जैसे मान लीजिए हमको कहीं पे लगता है कि हमको ये अगर मैं इनसे दक्षिणा या फीस लूंगा तो इनको अपने घर का दूध या अखबार बंद करना पड़ेगा, तो हमको वहां दया आनी चाहिए। तो वो 3 गुण है वो व्यवहार के। तो शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी नहीं मैं बोलूंगी आपको, क्योंकि बहुत यंग उम्र में आप इस क्षेत्र में आ गए, तो आपको राजकुमार के नाम से ही बुलाएंगे। तो राजकुमार जी, तो कैसे आपको लगता है कि ये अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का शरीर है, ये भी, इसका भी वास्तु से कुछ लेना देना है, या वास्तु का इंसानी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या बोलेंगे आप? देखिए, आप इंसान का और वास्तु का कनेक्शन समझेंगे। हाँ जी। तो जैसे वास्तु में एक चलत सिद्धांत है, डिवाइड द प्लॉट इन 4 स्क्वायर। ओके। ऐसे ही इंसान को आप 4 स्क्वायर में बांटिए। उसको वर्टिकली करेंगे तो एक फ्रंट होता है इंसान का और एक बैक होता है। ऐसे ही हॉरिजेंटल वर्टिकल में देखेंगे तो एक बॉटम पार्ट होता है और एक अपर पार्ट होता है। तो साउथ और वेस्ट को बैक और बॉटम पार्ट बोला गया है। और फ्रंट को और अपर पार्ट को नॉर्थ और ईस्ट बोला गया है। अब आप जितने भी जो धरती पे, चाहे बैरन लैंड है, चाहे उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो घर के लिए है, चाहे वो कारखाने के लिए है, चाहे ऑफिस के लिए, कोई भी उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका एक वास्तु का वैल्यू है। और वो इंसान का कनेक्शन ये है, देखिए मेन 3 होता है। सबसे पहला है स्वास्थ्य, उसके बाद में फाइनेंस, उसके बाद में उसका पीसफुल लिविंग, और चौथा होता है ग्रोथ। ये 4 फंडामेंटल जीवन के हर एक इंसान के जीवन में रहते हैं। मतलब ख्वाहिश रहती है कि वो एक अच्छा जीवन जिए। उसके बाद में जैसे जैसे ग्रोथ होती गई तो हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिसिटी आती गई। जैसे टैक्स का कोई पहले नहीं था, कानून का कोई चक्करबाजी नहीं था, राजदंड, राज का परितोष का कोई मतलब नहीं था पहले तो इंसान जंगलों में रहते थे, पहले राजा भी नहीं थे। तो जैसे जैसे हमारा विकास होता गया तो हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्शन आते गए। उनको लीड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए फिर बाकी चीजें है ना, वो जैसे जैसे लोग व्यवहार में लेते गए वैसे वैसे वो सिद्धांत प्रतिपादित होते गए। जैसे मान लीजिए एक कुआं या कोई भी एक पॉइंट है, वो मान लीजिए गवर्नमेंट के मतलब राजदंड को या राज पारितोष को प्रमोट करता है,
इसका मतलब लोगों ने पहले उसका बहुत R&D हुआ है, तभी तो वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ ना। एक आदमी को जो परिणाम मिला वो सिद्धांत नहीं बनता है, जो हजारों लोगों को परिणाम मिलता है वो सिद्धांत बनता है, प्रिंसिपल्स वो बनते हैं। ऐसे ही आप अगर बॉडी और माइंड में देखेंगे तो जैसे आप एक चीज देखिए, शास्त्र में बोला गया है कि नॉर्थ और ईस्ट है वो सॉफ्ट बोले गए हैं, बैक और बॉटम हार्ड बोला गया है। तो जितने भी जो हमारे पानी है, एयर है, वो सारे नॉर्थ में बताए गए हैं। और जो सॉलिड चीजें हैं जैसे अर्थ है, फायर है, और जो जितनी भी चीजें हैं वो साउथ और वेस्ट में बताए गए हैं। राजकुमार जी, क्या आपको लगता है कि वास्तु का हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कभी कभी अपन देखते हैं कि अपन ने घर शिफ्ट किया तो हमारी हेल्थ बहुत खराब होने लग गई, ऐसे होने लग गई। तो क्या ये इंटरलिंक्ड है? देखिए, अगर हम लोग उसको डिराइव करें, वास्तु की ओरिजिन, उत्पत्ति और वर्तमान, उसको अगर हम डिराइव करें तो वो तो शुरुआत तो जंगली स्टेज में इंसान रहता था, फिर वो डिराइव होते होते वो उसको छत का आया दिमाग में, दरवाजे का और खिड़की का आया, और उसके बाद में उसको सुंदरता का आया। तो इंटीरियर का जो आज का जो परिचलन है, पहले तो आप देखो, उसके बाद में तो कितना भी सुंदर कर लो घर को, तो बाद में चीजें है ना, वो रिलेवेंट चीजें ऐड होती गई। पहले लोग जमीन पे बैठते थे, फिर सोफा का आया। तो जैसे जैसे माइंड है डिराइव हुआ, डेवलप हुआ, वैसे वैसे आदमी की जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिश हैं, वो बढ़ती गई। और फिर तरह तरह के जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए शुरुआत में तो खुले में रहता था, तो न तो उसको चार दीवारी के रिजल्ट मिलते थे, न उसको दरवाजे के रिजल्ट मिलते थे, न खिड़कियों के रिजल्ट मिलते थे। चाहे जहाँ घूमते घूमते नदी से पानी पी लिया तो कुएं का भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आता था। कुआं तो वहां आया जहां पे पानी नहीं था। कुएं का विकास तो तब हुआ ना जहां नदियां नहीं थी। तो इसका मतलब फिर उन्होंने कुएं का जो रिजल्ट है वो लोगों को मिलना शुरू हुआ। मान लीजिए एक किसी भी प्लॉट को आप वास्तु के हिसाब से हम 9 स्क्वायर में बांटेंगे, तो साधारण इंसान के हिसाब से दिशाएं 4 होती है और वास्तु के हिसाब से दिशाएं 10 होती है। तो 9 दिशाओं में कुआं या पानी का टैंक का क्या मीनिंग है और उसका क्या रिजल्ट है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद में वो सिद्धांत में कन्वर्ट हुए, और वो सिद्धांत है उसके बाद में चीजें बदलती गई। ओके। हाँ पंडित जी, और एक मेरा प्रश्न है कि जैसे शादी ब्याह है, आजकल लोगों की शादियां बहुत देर से हो रही हैं, फिर करना भी चाहते हैं तो होती नहीं है, तो उसमें वास्तु का क्या रोल है? जैसे हम घर के इंटीरियर की बात करेंगे तो वास्तु में 3 गणनाएं बताई है। 9 पद वास्तु, 25 पद वास्तु, मतलब उसको प्लॉट को 9 भाग में डिवाइड कर लो, 25 भाग में डिवाइड कर लो, 64 भाग में डिवाइड कर लो, मीन्स 3/3, 5/5, 8/8 एंड 9/9। अब वास्तु में छोटा से छोटा घर है वो 8/8 बताया, 8 फुट बाई 8 फुट। अब दुनिया को इंसान में, मतलब आप ये देखो, इससे छोटा घर दुनिया में नहीं हो सकता। अब उसमें परफेक्ट वास्तु फिट किया जा सकता है। अब कोई लोग बोलते हैं ना कि 100% वास्तु फिट नहीं होगा। दूसरा एक और तरह तरह की खराबियां आती है, जैसे अभी वास्तु में लोग बोलते हैं कि जहाँ पश्चिम में या दक्षिण में समुद्र होता है वहाँ पे वास्तु लागू नहीं होता, या देशों में लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। वास्तु में सिर्फ खंड और भूखंड, खंड मतलब प्लॉट और भूखंड मतलब बिल्डिंग, ठीक है। तो भवन और भूखंड के ऊपर वास्तु लागू होता है और बाकी सारी चीजें बेकार है। अगर कहीं पे 1 रोड, 2 रोड या जितनी भी एडजॉइनिंग रोड अगर घूम गई तो वहां पे पूरा वास्तु अलग हो गया। लेकिन शास्त्री जी, इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पहले तो अपने घर होते थे पहले, लेकिन जहाँ फ्लैट है तो उसमें तो सबका ही फिर वास्तु, सबका ही उससे इफेक्ट हो जाता है। आप किसी भी प्लॉट को 4 स्क्वायर में बांटिए, उसको आप कल्पना कीजिए, साउथ वेस्ट है उसको 1 नंबर दीजिए, साउथ ईस्ट है उसको 2 नंबर दीजिए, नॉर्थ वेस्ट है उसको 2 नंबर दीजिए, और नॉर्थ ईस्ट को 3 नंबर दीजिए। अब उसको आसानी से साधारण इंसान कैसे समझे वो बताता हूँ। जैसे आप गन्ने की कल्पना कीजिए, तो कुदरत ये कहती है कि गन्ने में जड़ के पास में जूस ज्यादा होता है और जहाँ पे पत्तियां होती है वहां पे जूस कम होता है, ये कुदरत बोलती है। ऐसे ही वास्तु में प्लॉट में साउथ और वेस्ट होगा
वहाँ पे जूस ज़्यादा होगा, वहाँ पे उत्पादकता ज़्यादा होगी, वहाँ पे परिणाम ज़्यादा होंगे। और आप उसके पत्ते हैं वो आप उसको नॉर्थ और ईस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो वहाँ पे जूस कम होंगे। तो आपका जो पहला सवाल था कि बच्चे और ये सारा, तो उसमें ये है कि अगर कहीं हमको ऐसा लगे कि किसी घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें नॉर्थ और ईस्ट में बेडरूम मिलेगा जहाँ पे संभावनाएं कम होती है। और एक ये है आजकल बहुत ऐसे हो गया है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों के, मोस्टली आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं लोग, तो उसका वास्तु से क्या है लेना? देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक है वास्तु का, दूसरा हमारे जीवन शैली का। वास्तु तो जमीन है वो अपना इंटैक्ट बदलती नहीं है, अपना स्वरूप नहीं बदलती है। शास्त्र में बोला गया है अगर आप किसी जगह को, बंद घर को अगर आप 30 साल तक नहीं बदलते हो, उसको ताला नहीं खोलते हो, तो उसमें 1 इंच मट्टी अपने आप जमा हो जाएगी। ऐसे ही आप ओपन प्लॉट में 1 फुट मट्टी है ना 30 साल में ऊपर चढ़ जाती है। तो ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट में जीवन शैली में बदलाव आया। वास्तु तो अपना स्वभाव नहीं बदलती है। जब तक हम प्लॉट का रूप नहीं बदलेंगे, बिल्डिंग का रूप नहीं बदलेंगे, इंटीरियर का रूप नहीं बदलेंगे, और ये एक इंसान का स्वभाव होता है कि वो हर 10-15 साल में अपने इंटीरियर से बोर हो जाता है। तो या तो वो अपना बेड बदलता है, या अपना सोफा बदलता है, या अपना किचन बदलता है, या अपना लाइफस्टाइल बदलता है। और जाहिर सी बात है आज के जीवन शैली में आप अपना जीवन 20 साल ही जीते हैं, उसके पहले आपके माँ बाप का कंट्रोल रहता है और उसके बाद में आपके बच्चों का कंट्रोल आ जाता है। तो आपका जो पसंदीदा जीवन है वो सिर्फ 20 साल का है। छोटे बच्चों को आप डांट के बोल सकते हैं सो जाओ, माँ बाप को भी बोल सकते हैं सो आराम करो, लेकिन उसके बाद में है ना आपका जोर नहीं चलता है, आपका बस नहीं चलता। एक मैं मतलब जैसे वास्तु का आपको जानकारी है बहुत शास्त्री जी, तो कोई घटना आप ऐसे बताना चाहेंगे जिसमें आप किसी परिवार से मिले हों? तो आजकल जैसे बहुत शादियां टूट रही हैं, देखिए किसी की वास्तु से तो कुछ साझा करना चाहेंगे? किसी की गुप्तता का नाम तो नहीं लेंगे हम। यहाँ एक ग्रीन एक्र बोल के बिल्डिंग है लोखंडवाला में, तो वहाँ मेरे 2 क्लाइंट रहते थे आमने सामने की बिल्डिंग में। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड है। तो वो उनके सामने के पड़ोसी ने फोन किया, बोला आपके क्लाइंट है वो गार्डन में आके लड़ रहे हैं दोनों, और उनकी उस टाइम पे उम्र 45-50 थी। तो बोला भाई मैं क्या करूं? बोला नहीं वो आपस में बाल नोच रहे हैं एक दूसरे के, आप वो मारेंगे एक दूसरे को, आप आओ। तो मैं आया, तो मैंने उनको पूछा, तो अल्टीमेटली उनका दाम्पत्य जीवन में ये था कि वो दोनों असंतुष्ट थे। इल्जाम ये था कि असंतुष्ट थे। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि भाई आप आपस में जब बेडरूम में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है, क्या होता है, एक तो हमारे जो जीवन शैली के कारण टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया हमारा, दूसरे जीवन शैली के कारण से हमारे स्वास्थ्य में कुछ ऐसी खराबियां आ गई, जैसे बीपी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और है, वो हमारे व्यवहार को लीड करते हैं। आप नॉर्मल हमारी जो वॉइस का जो आरोह और अवरोह है बोलते हैं ना, उतार और चढ़ाव, वो हम लोग खुद भूल चुके हैं कि कब हमको शांति से बात करनी है, कब हमको तेजी से बात करनी है, कब ऊंचे से बात करनी है, कब नीचे से बात करनी है। तो वास्तु में अगर हमारा बेडरूम साउथ वेस्ट में होगा और उसका अंदर का एनवायरनमेंट वास्तु के मुताबिक होगा, तो हमारा जीवन एट पार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तु का कंट्रीब्यूशन होगा। बाकी जो तीन है, अगर इंसान की ग्रोथ में आप 3 पार्ट समझिए, एक हो गया वास्तु जिसको आप 33% दे दीजिए टोटल के हिसाब से, दूसरा हो गया आपका ज्योतिष जिसको हम लोग जन्म कुंडली बोलते हैं, उसको 33% दे दीजिए, तीसरा हो गया आपका कर्म जिसको 33% दे दीजिए। कर्म में मैं 2 पार्ट में पकड़ता हूँ, मैं रीड करता हूँ, जिसमें है सिंचित कर्म और अर्जित कर्म, उसको आप 15 17.5 दे दीजिए, 16.5 और 1% है वो भगवान का है, जिसमें वो जैसे अभी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया कोरोना में है ना, घर पे बैठा दी उसने, तो 1% भगवान का। तो ऐसे ही आप सिर्फ है ना, जो वास्तु को जमीन अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है। जैसे आप अगर अच्छी कंडीशन में भैंस होगी तो उसका एक सिंपल होगा कि वो उतना दूध देगी ही देगी, वो अपने पीक पीरियड में। उस दूध का हम क्या करते हैं, वो भैंस का हेडेक नहीं है। सेम ऐसे ही जमीन का आउटपुट है, इसका जो उत्पादकता है वो अपना रिजल्ट देगी।
अब फर्क ये है कि पहले हमारे बुजुर्गों के व्यवहार में ये रोज की चीज थी। अब देखिए पुराने लोग है ना, हर चीज स्क्वायर बनाते थे। अब आज हमारे पास में प्लॉट जो मिल गया हमको, उसमें बाका टेढ़ा जैसे भी ट्रायंगुलर मिल गया, गोल मिल गया, बाका टेढ़ा हम बना लेते हैं वैसा, और फिर उसके रिजल्ट को भोगते हैं। जबकि पुराना ऐसा था कि आप है ना या तो रेक्टेंगुलर बनाइए या फिर स्क्वायर बनाइए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि एक है आपका घर के अंदर की शांति, दूसरा हो गया आपके बेडरूम के अंदर की शांति। तो दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा शास्त्री जी, एक मेरे को पूछना था, जैसे पुराने जमाने में भी लोग, पहले मेरे को लगता है कि पहले ज्यादा वास्तु पे ध्यान देते थे कि अब कुछ ज्यादा हो गया एकदम बिल्कुल ही। देखिए अभी जागरूकता ज्यादा आई है, पहले लोग उसको व्यवहार में ज्यादा लाते थे, अब मजबूरी में लोग है ना, क्योंकि सबसे पहले तो आपका बजट कंसिडर आएगा। आप अब से 20-30 साल पहले जो आदमी जू में या अल्टा माउंट रोड पे या नेपेंसी रोड पे घर लेने की सोचता था, वो अभी बोरीवली दहीसर में लेने की सोचता है, क्योंकि वो बजट का कंस्ट्रेन आ गया। तो उसमें लाइकिंग तो है नहीं। दूसरा, वास्तु में आपकी मजबूरी आ गई, बिल्डर जो बना के दे रहा है आपको उसी में से सेलेक्ट करना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास प्लॉट नहीं है, आप बिल्डिंग डिजाइन नहीं कर सकते। तो उसमें फिर हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम वास्तु के पॉइंट है वो उसमें टेकन केयर हो और मिनिमम उसमें डेफिशिएंसी हो। तो ऐसी क्या क्या चीजें आप बदलते हैं घर में, अगर जैसे नहीं है, वास्तु सही नहीं है और बिल्डिंग तो अब बना दी, देखिए आपने ले लिया घर, डे टू डे जीवन में एक सबसे प्राइम होता है किचन। किचन का 3 प्राइम रोल होता है। एक होता है हमारे को सुपाच्य भोजन, हमारे जो हेल्प करे। दूसरा किचन है वो हमारी बचत को प्रमोट करता है, फाइनेंस को प्रमोट करता है। तीसरा होता है हमारे किचन जो ड्यू और अनड्यू एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और चौथा होता है घर की पीस को कंट्रोल करता है। तो किचन सबसे प्राइम हो गया। उसके बाद में आता है बेडरूम। तो बेडरूम आपके ऐसे जैसे शास्त्र में बोला गया है कि आपका मिनिमम से मिनिमम है ना 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है आपकी। और वो नींद है ना वो बच्चे के जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका बीच में टूट जाए। तो 6 से 8 घंटे की नींद है वो बिना बाधा के आपके पूरी हो, और जो हमने दिन में जो भी खाया है वो पच जाए। और उसके बाद में हमारा एक जीवन जिसको बोलते हैं ना स्मूथ सेल, हाँ स्मूथ सेल हो, वैसा जीवन हमको मिले। तो पहला हो गया किचन, उसके बाद में बेडरूम हो गया, जो मतलब आज के फ्लैट सिस्टम में भी जो टेकन केयर करना चाहिए। उसके बाद में आता है टॉयलेट। टॉयलेट किन किन चीज़ों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है? घर फ्लैट के अंदर आपकी बचत को, मतलब सेविंग को इम्पैक्ट करता है। आपके घर के अंदर जो पीस है उसको इम्पैक्ट करता है। आपके जो घर में जो एक्सपेंसेस है उसको इम्पैक्ट करता है। मैंने आप देखिए तीनों चीज़ों को मैं है ना, एक्सपेंसेस हो गया, पीस हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को एक ही रिजल्ट है। इसका मतलब 3 चीज़ प्राइम हो गई। अब ड्राइंग रूम में हम लोग ओकेजनल यूज करते हैं, हम सोफा पे बैठते हैं नहीं बैठते हैं, टीवी देखते हैं नहीं देखते हैं, खाना हम डाइनिंग पे खाते हैं नहीं खाते हैं, वो सेकेंडरी हो गई। लेकिन ये 3 चीज है ना, किचन, बेडरूम और टॉयलेट, ये अगर आपका उसमें 3 ग्रेड होती है। एक हो गया बेस्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु, दूसरा हो गया अगेंस्ट वास्तु, तीसरा हो गया न्यूट्रल, नो अगेंस्ट नो बेस्ट। तो आपको क्या करना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट है ना अगेंस्ट वास्तु से दूर रहना चाहिए, जो चीज वास्तु के खिलाफ है। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है जो चीज हमारी एग्जिस्टेंस को नुकसान करती है, जिसको शास्त्र में अकाल मृत्यु बोला गया, मृत्यु बोला गया है। वो अगर कहीं पे हैम्पर होती है तो सबसे पहले तो उसको ठीक करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपको ठीक करना चाहिए स्वास्थ्य को, क्योंकि बाकी ये सारी चीजें आनी जानी है। आप 1 साल पैसा खोएंगे, दूसरे साल कमा लेंगे, लेकिन हेल्थ है ना वो आपकी अलग अलग स्टेज को मैं 5 स्टेज पकड़ता हूँ जीवन की। तो आपके जो दूसरे, चौथे और 5वां जो स्टेज है जीवन का, उसमें एक बार स्वास्थ्य में आपके अगर बदलाव आ गया, अगर बिगड़ गया, तो फिर उसका वापस रिकवर होना मुश्किल है। जैसे आज डायबिटीज हो गई तो आपके दवा के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। हाइपरटेंशन हो गई तो उसमें दवा के अलावा कोई चारा नहीं है। बीपी हो गया तो दवा के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये जो लोग जितने भी देखिए, आज हम नेचुरलपैथी में इतने डेडिकेटेड नहीं है। पहली बात हमारे पास इतना धीरज नहीं है, दूसरा हमारे पास बजट नहीं है उतना, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। तो जो तुरंत फुर्त में जो सोल्यूशन लोग ढूंढते हैं वो फिर 2-3 दवा तो आपके आज की तारीख में हर घर में है ना, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तो कॉमन हो गई आज की तारीख में। हाँ,
तो शास्त्री जी, एक ऐसे आपके कोई हैं कि आपने जिनको बताया हो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो या किसी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो और आपके बताने से वास्तु बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ है कि शादी के 8 साल बाद में भी है ना, 10 साल बाद में भी है ना, हमने वास्तु के जो करेक्शन बताए हैं उसके बाद में उनको बच्चे हुए हैं। और एक फैमिली तो ऐसा है जिसको 15 साल बाद में भी बच्चे हुए हैं। अच्छा, वास्तु के करेक्शन के बाद। राजकुमार जी, मेंटल हेल्थ का वास्तु की वजह से मेंटल हेल्थ कैसे प्रभावित होगी, क्या ये आप इसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? कि इसमें एक वास्तु में मानसिक संताप बोल करके इसमें एक चैप्टर है जो जिसको शास्त्र की ओरिजिनल भाषा में उच्चाटन बोला गया है। ओरिजिनल शास्त्र में उच्चाटन बोला गया है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो उसमें अगर कहीं किसी का नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होता है या नॉर्थ ईस्ट में जवान कपल को मतलब युगल को दे देते हैं तो वहाँ पे उच्चाटन होने का डर रहता है। या कहीं पे ब्रह्मस्थान में अगर कोई ऐसी कोई बड़ी चीज आ जाए जो कंस्ट्रक्शन में बोलते हैं तो ऐसा होने का चांस है ऐसा। हाँ शास्त्री जी, और एक बहुत है कि कभी कभी अपन लोग घर लेते हैं तो उसमें बहुत कानूनी दावपेच हो जाते हैं अपने तो उसका क्या ऐसा है कि वास्तु का क्या है प्रभाव? वास्तु सिद्धांत में दो पॉइंट ऐसे हैं जो ये कानून को टच करते हैं। जैसे एक तो मेन जो गेट है वो शास्त्र में उसमें क्लियर लिखा हुआ है राजदंड, परिणाम लिखा हुआ है उसका। तो अगर वो स्थान में जैसे शास्त्र में 36 तरह के दरवाजे बताए गए हैं, अगर वो प्रमुख जगह में वही दरवाजा होगा तो राजदंड मतलब उसमें कानून का मतलब राजदंड, मुकदमेबाजी का मतलब राजदंड। ऐसे ही एक बेडरूम भी ऐसा होता है जो मतलब आपको मुकदमेबाजी में प्रमोट करता है। ऐसे ही एक जो प्लॉट और बिल्डिंग के बीच में जो स्लोप होता है वो भी मतलब अगर गलत जगह में गलत दिशा में स्लोप होगा तो वो मुकदमेबाजी की तरफ प्रमोट करता है। तो मुकदमेबाजी के लिए एक पॉइंट जिम्मेदार नहीं है, 3-3 4-4 पॉइंट जिम्मेदार है। अच्छा, तो जब अपन नया घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या तो क्या किन किन चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि कैसा वास्तु हो? तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बैक और बॉटम, हाँ। ऐसे ही शास्त्र के मुताबिक किसी भी बिल्डिंग में साउथ और वेस्ट है वो प्राइम बोला गया है। अब आप आज की तारीख में किसी आदमी को दिशा बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझता है। तो कोशिश उसकी ये रहनी चाहिए कि उसका दरवाजा है वो पूरब में और उत्तर में खुले और उसकी विंडोज है वो वेस्ट में और साउथ में खुले। ये एक सिंपल हो गया। और 3 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। एक, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेडरूम नहीं हो। अगर ये 2 पॉइंट आदमी ने दिमाग में रख लिया तो फिर एक वो बिना किसी सलाहकार के भी वास्तु अपने आप फॉलो हो जाएगा उसका। पश्चिम में खिड़कियां, दक्षिण में खिड़कियां, पूरब और उत्तर में दरवाजा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और सेंटर के अंदर किचन टॉयलेट बेडरूम नहीं है। ये एक सिंपल कॉमन मैन के लिए है। ये राजकुमार जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं, उनका भी वास्तु से कुछ लेना देना रहता है? वास्तु में सराउंडिंग में बोल्ड रूप से बहुत सी चीजें लिखी है, जैसे नदी, नाला, पहाड़, कैनाल, कुआं, समुद्र हुआ, आपके कोई बड़े इंस्टॉलेशन हुए जैसे शमशान हुआ, मकबरा हुआ, कब्रिस्तान हुए, कोई बड़ा मंदिर हुआ, कोई चर्च हुआ, कोई मस्जिद हुई बड़ी, या ऐसे कोई बड़े पब्लिक प्लेस जिसमें हजारों लोग रोज आए, उसके जस्ट बगल में आदमी को घर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में मंदिर के नहीं। अच्छा। ऐसे ही पेड़ का लिखा है कि बड़े पेड़, उसमें महावृक्ष बोला गया है, शास्त्र की भाषा में महावृक्ष बोला गया है। तो पीपल और बड़, तो ये महावृक्ष हो गए। उसके अलावा शास्त्र में शुभ और अशुभ पेड़ों की पूरी एक डिटेल दी गई है। वो हम दिशा के हिसाब से शुभ और अशुभ पेड़ अगर लगाएंगे तो हमारा पड़ोस भी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आपके घर के बगल में अगर अमिताभ बच्चन आके रहेगा तो आपके घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक अगर कोई माफिया डॉन आके रहेगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वैसे ही अगर आपके घर के सामने अगर सेंट्रल पार्क बन गया तो आपके घर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और वही वहां अगर आपके घर के सामने डंपिंग ग्राउंड बना दिया म्यूनसिपैलिटी ने तो आपकी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये तो हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज है पीस। तो पीस में एक चीज है कि आदमी को
ओपन स्पेस में है ना, जो वास्तु के प्रतिपादित सिद्धांतों के हिसाब से ओपन स्पेस रख लो, वास्तु के प्रतिपादित सिद्धांतों के हिसाब से शेप रख लो, आकृति रख लो, वास्तु के प्रतिपादित सिद्धांतों के हिसाब से आप साइज रख लो, और जो उसका जो बॉटम और टॉप का स्लोप जो ढाल बोलते हैं ना, जो ढाल होती है 3 होती है, एक प्लॉट में होती है, एक बिल्डिंग के अंदर बॉटम में होती है, और एक छत पे होती है। तो वो अगर वास्तु के शास्त्र के सिद्धांतों के हमने हिसाब से मेंटेन कर लिया तो वो मतलब वास्तु के हिसाब से ठीक ठाक घर बन जाएगा, और उसमें किसी सलाहकार की जरूरत नहीं रहती है। राजकुमार जी, कभी कभी अपन ने देखा है कि अपने कारखाने या बिजनेस की जगह पे बहुत कानूनी अड़चनें आने लगती हैं, तो वास्तु का ये कानूनी अड़चनों से क्या लेन देन है कि कहीं कहीं पे बहुत फलता फूलता है अपना बिजनेस और कहीं कहीं पे अपन लिटिगेशंस में फंस ही जाते हैं? देखिए, उसमें व्यापार 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्शन एरिया, जिसको कारखाना बोलते हैं, एक होते हैं प्योर कॉमर्स एरिया, जिसको दुकान और शोरूम हो गए और ऑफिस हो गए। ये कॉमर्स के 3 पार्ट हो गए। शास्त्र में कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है। आप कारखाने में कुछ भी बनाएंगे, दूध बनाएंगे, दही बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो उसका जो वास्तु का वैल्यू होगा वो आपको रिजल्ट देगा। उसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया है। दूसरा, आपके 3 पार्ट हुए, शॉप, शोरूम और ऑफिस। उसमें आपका एक हो गया इंटैक्ट वैल्यू, जो वास्तु का जो रोल है वो वास्तु करेगी। लेकिन इसके अलावा 3 रोल और है, जिसको हम लोग रोज का कर्म का व्यवहार बोलते हैं। आप अच्छी से अच्छी वास्तु में बैठ करके भी अगर आपका मुंह में व्यवहार में अब्यूज है, गाली है, तो अच्छे से आपका व्यापार नहीं चलेगा। अगर आपका चेहरे पे स्माइल नहीं है तो वो कर्म में आ गया। और उसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष का जो है ना, वो भी उसमें एक रोल है कि आपको अगर जैसे आपको 3 मौसम की जानकारी है, 4 मौसम की जानकारी है कि सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में बारिश आएगी, बारिश के बाद में बसंत आएगा। तो ये एक आपका जो, अगर आपने वो साइकिल समझ लिया, वैसे ही आपको इसका जो व्यवहार का साइकिल है वो अगर समझ में आ गया तो उसका एक रोल है। ज्योतिष में आपको समझ में आएगा कि इस टाइम पे आपके फेवरेबल स्टार है, क्योंकि आप स्टार्स को नेचर वाइज समझ जाएंगे। उसमें 2 होते हैं, एक होते हैं फ्रेंड, एक होते हैं अनफ्रेंड, और एक होते हैं न्यूट्रल। अनफ्रेंड का मतलब दुश्मन बोलते हैं। तो जब आपको ये जानकारी हो गया कि इस टाइम पे मेरे फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए 4 सितारे हैं वो फ्रेंड है, 4 ग्रह है वो फ्रेंड है, और 3 है वो दुश्मन है, और बाकी के 5 है वो न्यूट्रल है, वो मतलब चलती गाड़ी में चढ़ते हैं वो। तो जब आपको नक्षत्रों का और इनका स्वभाव मालूम पड़ गया, तो पुराने लोग इसीलिए तो वो कुंडली और ये सब मिलाते थे, मैच करते थे कि भाई इनका कैसे रहेगा। आज के जमाने में वो व्यवहार के तौर पे है ना, वो सारी चीजें गायब हो गई, क्योंकि आज आपका पैकेज और आपका बजट है ना वो प्राइम हो गया। आप समझ रहे हो पूरी चीज? तो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे वित्त है कि अपन को क्या वास्तु इस पे ध्यान देना चाहिए कि अपना जो पैसे का वो है मतलब आता रहे भाव, मतलब वास्तु में 3 पॉइंट है जो जिसमें वित्त का बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है। सबसे पहला है पानी का इंस्टॉलेशन, आपका कुआं हो गया, वो टैंक हो गया। दूसरा हो गया दरवाजा। तीसरा हो गया किचन। इसमें फाइनेंस का है वो एकदम फुल डिटेल में किया गया है। उसमें शास्त्र की ओरिजिनल भाषा में पुत्र, धन और लाभ बोला गया, ठीक है। उसके बाद में यश भी बोला गया। तो पुत्र और धन लाभ ये आपके दरवाजे में निहित है, आपके टॉयलेट ऐसे पानी की टंकी और कुएं के अंदर निहित है, और आपकी किचन में निहित है। और चूंकि खर्चे से कंसर्न है, इसलिए घर का टॉयलेट है वो भी फाइनेंस से कनेक्टेड है, तो उसको भी पूरा ध्यान दें। तो 4 पॉइंट है वो वित्त से कनेक्शन है। वो अगर आपके वास्तु के मुताबिक अगर आपने सही से इंस्टॉल कर लिया तो उसमें वास्तु में बचत नाम लिया गया है। बचत को प्रमोट करता है, और एक होता है बचत को डिमोट करता है। तो बचत मतलब सेविंग। तो ये जो अपन तो बिल्डिंग अब रहते हैं सब लोग, अपना अपना प्लॉट तो होता नहीं है उसमें नहीं, अगर उसमें जहाँ पर जो भी फ्लैट है अपन को दिया जाता है तो उसमें बेडरूम उनके हिसाब से होता है। तो आपके पास ऐसा भी कुछ है कि भाई उसके अंदर अगर अपन को सही करना हो तो छोटे छोटे ऐसे चेंजेस कर दिए जाए तो उससे मतलब वास्तु ठीक कर सकते हैं? इसमें 2 स्टेज होती है, एक होती है सिलेक्शन और एक होता है आफ्टर सिलेक्शन। एक हो गया आप प्लान कर रहे हैं कि भाई हम नया घर लेंगे, नया ऑफिस लेंगे, नया कारखाना लेंगे। दूसरा होता है आपने ले लिया और फिर आप वास्तु वाले को बुलाते हैं। तो उनको आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने 3 बताए, बेस्ट
अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगेंस्ट वास्तु और न्यूट्रल। तो एटलीस्ट अगेंस्ट वास्तु से तो आप हटिए, चाहे आपका पुराना घर है चाहे नया घर है। तो वो 3 चीजों का आप दिमाग में रख लिया तो आपका है ना वास्तु ठीक हो जाएगा। तो मतलब सब में ऐसा वो नहीं होता है कि अपन चेंज कर सके बाद में वास्तु से, कोई ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए फ्लैट सिस्टम में आप टॉयलेट बदल नहीं सकते, हाँ, वो आपको है वैसा ही भोगना। किचन में नहीं बदल सकते? नहीं, किचन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते किचन में आप प्लेटफॉर्म लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ओके। आपका जो कुकिंग गैस का जो स्थान है वो बदल सकते हैं, वो बदल सकते हैं। ऐसे ही बेडरूम के अंदर आप अपना जो बेड है वो लेफ्ट राइट कर सकते घुमा सकते हैं। हाँ। आपके मान लीजिए बेडरूम में मान लीजिए कलर का भी एक रोल है, तो वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटी जैसे मान लीजिए पर्दे हैं, कर्टन है, ये भी बदल सकते हैं। चादर बदल सकते हैं, आपके रोज के ड्रेस बदल सकते हैं आप। तो मिनिमाइज, और फिर जैसे ही आपको उसका आनंद आना शुरू होता है, रिजल्ट मिलना शुरू होता है, तो फिर आप और उसको ज्यादा आगे बढ़ के है ना उसको व्यवहार में लाते हैं। जैसे शास्त्री जी कहते हैं ना कि अपने बेडरूम में ऐसे जानवरों की फोटो या ऐसे सब ऐसे नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो ये सही है? हाँ, उसमें चित्र और मॉडल बोल करके शास्त्र में एक पूरा अलग से चैप्टर है जिसमें बोला गया है कि ऐसा कोई सीन मत लगाओ जिसमें आग का नुकसान, आग का सीन हो, अकाल का हो, बाढ़ का हो, वॉर सीन, युद्ध में हाथ कटे पटे पड़े हैं, युद्ध का सीन नहीं होना चाहिए। या जिसको देख करके मन दुखी हो, ऐसा फोटो नहीं लगाना चाहिए। ऐसा मॉडल, ऐसा कोई मूर्ति नहीं लगाना चाहिए जो जिसको देख करके मन दुखी हो। या जो कलर है वो हमको, उसमें कलर में 3 कलर बोला गया है। एक वाइब्रेंट कलर बोला गया है, एक डल कलर बोला गया है और एक ग्रे कलर बोला, एक ठंडा कलर बोला गया है। तो वाइब्रेंट कलर क्या करते हैं, हमको मन में उत्साह भरते हैं। आप देखेंगे जितने भी जो नाइट क्लब और ये फोटो स्टूडियो होते हैं वो ब्लैक और रेड होते हैं। तो वहाँ आप जाते हैं तो एकदम जोश में भर जाते हैं। लेकिन आप मंदिरों में जाइए, वहाँ पे और व्हाइट कलर होता है, तो वहाँ पे आपको शांति फील होती है। और सुख दुख, जैसे कभी कभी होता है कि अपन कोई घर में या कहीं जाते भी हैं तो वहाँ का वातावरण ऐसा होता है या ऐसा वास्तु होता है कि एकदम खुशी से वो रहता है, तो सुख और दुख रहते हैं, उनका भी वास्तु से। हाँ, देखिए सुख और दुख को अगर आप इसमें रोज के व्यवहार के में देखेंगे तो सबसे बड़ा सुख तो है स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है। उसके बाद में आपका वेल्थ हो गया, फिर वो आपका पीस हो गया, उसके बाद में आपकी प्रॉस्पेरिटी हो गई। तो आप सब शुरुआत में हेल्थ से चलिए। तो सुख और दुख, अगर आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सुखी फील करेंगे। बाकी सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी है। उसके बाद में फाइनेंस जुड़ गया, अगर आपका स्मूथ फाइनेंस है तो उसमें सुख में एक और चीज ऐड हो गई। अगर एक स्मूथ फाइनेंस है और प्लस सेविंग है, ऐसा नहीं है आप 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो और 5.5 लाख रुपए आपका खर्चा है, तो वो नहीं होगा। ऐसे ही सेम इसी में है ना, फाइनेंस हो गया, उसके बाद में हेल्थ, वेल्थ, पीस, दोनों है लेकिन पीस नहीं है तो जीवन बेकार है। जैसे वो गार्डन में आके हस्बैंड वाइफ बाल नोच रहे थे एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर पीस नहीं है तो जीवन बेकार है, तो उससे दुख और सुख जुड़ गया। और फिर होता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है एक साइकिल होती है जिसमें हमारे ये 3-4 सुख है ना वो निरंतर घूमते रहते हैं। ऐसे नहीं होता है कि भाई हमने एक बार, शादी तो एक बार होती है लेकिन वो कैरी ऑन लंबे होनी चाहिए। अभी जैसे जो भी समाज का बदलाव आया है उसके हिसाब से अभी आप देखिए कि शास्त्रों में कहीं भी तलाक का नहीं लिखा हुआ है, ये आज के व्यवहार में आया है। और वो इसलिए आया है क्योंकि हमने बहुत से क्षेत्र है, मैं अगर अभी हमारी संस्कृति और उसको मैं टच कर रहा हूँ अभी, एक प्लान करके हमारे बहुत सी चीजों के हिसाब से आक्रमण किया गया विवाह नाम की संस्था पे, मैरिज। आज की तारीख में ऐसा कोई समाज का सेक्शन नहीं है जो शादी के नाम पे दुखी नहीं है। पहली बात तो बच्चों का संबंध होना मुश्किल, अगर संबंध हो गया तो उनका टिकना मुश्किल। तो 2 चीज है ना, आप पहले क्या होता था, ये शादी कोई टेंशन नहीं होता था। आज ये एक नई मतलब मॉडर्न लाइफ का एक नया वो बन गया, क्रिटिकल पॉइंट बन गया। उसके बाद में आपके सुख और दुख में यस और अपयस आ गया। तो यस और अपयस में तो गीता में बोला गया है कि यस और अपयस है वो विधि के हाथ में है। तो आप ह्यूमिलिएशन में भी आप कूल रहो और आप बड़ाई में भी कूल रहो। तो ये सारी जो सुख और दुख का है ना, ये मैंने परिमार्जन आपको बता दिया।
तो ये जब लोग आपके पास आते हैं ऐसे जिनको प्रेम विवाह करना है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप कुछ बताते हैं उनको? देखिए ये आज की मॉडर्न वोकेबुलरी है। हाँ जी। शास्त्र में तो सारे विवाह अलाउ है। गंधर्व विवाह लव स्टोरी था। हाँ, जो गंधर्व विवाह होता है तब से था। हाँ, और वो तो कृष्ण तो उसके प्रतिपादक थे। हाँ। प्रतिपादन किया। भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने लव स्टोरी शुरुआत की। ठीक है। हाँ। तो शास्त्र में कोई विवाह विधि है वो कोई प्रतिपादित नहीं है। हाँ, तो उसके ये इसका भी वास्तु से कुछ होता है एकदम बिल्कुल ही? हाँ, उसमें ऐसा है कि मान लीजिए अगर किसी का लड़का लड़की का नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होगा तो वहाँ पे लव स्टोरी लव मैरिज प्रमोट होगा। तो शास्त्री जी, ये वैसे आपका वास्तु से है, लेकिन शायद ये कुंडली भी आप देखते हैं? नहीं, ये शास्त्र का हिस्सा है, मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें एक कोऑर्डिनेशन बोल के वास्तु में शब्द है। हाँ जी। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में सहयोग। उसमें लड़का लड़की का अब अगर कुंडली में देखेंगे तो उनका 3 तरह के ग्रह मैंने बताए, एक फ्रेंडली, एक एनिमी और एक न्यूट्रल। आप उनमें खाली फ्रेंडली ग्रह का मैचिंग कर लो, एनिमी का आप साइड में कर दो और न्यूट्रल ग्रह को आपस में, तो वो जो 3-4 जो एनिमी ग्रह है उनका केयर कर लो खाली आप। क्योंकि आप एक चीज देखिए, मैंने एक ऐसा आदमी का जीवन में परिणाम देखा है जो रात को 200 करोड़ सोया और सुबह 0 था वो। तो ये अचानक जो जीवन में जो सडन जो आते हैं ना, वो ऐसे ही आते हैं। आप देखते होंगे पूरी लाइमलाइट में बहुत से लोग होते हैं, वो कल कुछ और होते हैं, दूसरे दिन 0 हो जाते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपने लड़का लड़की का उनका एक मैचिंग होता है, जैसे मैं एक बोलचाल की भाषा में बोलें तो आप ड्राइविंग सीट पे एक होता है जिसको हम लोग मुख्य ग्रह बोलते हैं, महादशा बोलते हैं, जिसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। फिर होती है अंतरदशा और फिर वो होती है विश्वोत्तरी। तो एक ग्रह है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा रहता है, एक उसके बगल में बैठा रहता है और 2-3 पीछे जो विश्वोत्तरी में चलते हैं, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है। तो आप देखेंगे जैसे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, अब आप मान लीजिए आपको हाई स्पीड पसंद नहीं है तो आप बोले अरे रुको 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 रुको, तो मेरी स्पीड तोड़ दी। और अगर किसी ने जोश दिला दिया अरे खींचो 250 किलोमीटर में, तो सीधा जाके ठोक देगा, क्योंकि हमारे यहाँ की सड़क की कंडीशन 250 किलोमीटर की नहीं है। तो आपके आगे और पीछे को पैसेंजर कौन बैठा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखिए बुद्धिमान आदमी है ना, उसके पास चॉइस होती है कि हम किसके सामने बैठेंगे और किसके सामने नहीं बैठेंगे। वो हमारे ग्रह है वो हमको इंगित करते हैं कि हमारा फ्रेंडली मैच किससे होगा। वो जो गुण मिलान वो उसी, अब ठीक है लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो करते हैं, और उसका एक व्यवहारिक रीजन हुआ है। जब से पिछले 20 साल में लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिली है, एजुकेशन की इंडिपेंडेंस मिली है, तब से लड़कियों की चॉइस में एक लड़की के पास 10 लड़के हैं चॉइस के रूप में। स्वयंवर अगर होगा तो एक लड़की के पास में 10 लड़के हैं, लेकिन एक लड़के के पास में एक लड़की नहीं है। क्या? तो ये जो बदलाव आया, तो पहले भी था ना, पहले स्वयंवर ही होते थे लड़कियों के? नहीं, वो तो राजा की बेटियों के होते थे, स्वयंवर वैसे नहीं होते थे, सिर्फ राजा की बेटी। हाँ, मतलब जो शास्त्रों में लिखा है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा, शास्त्रों के मुताबिक राजा के बेटा बेटी का स्वयंवर होता था। लेकिन कॉमन आदमी है उसमें आज की सिचुएशन में ये है कि अब से 25 साल पहले तक, 20 साल पहले तक शादी एक कोई महामारी नहीं था, आज महामारी है। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें शादी की समस्या नहीं है। पहली बात तो होना मुश्किल, हो गया तो टिकना मुश्किल। तो पहले शास्त्री जी इस जमाने में आपने चालू किया, मतलब ये वास्तु, उसमें तो लोग ज्यादा मतलब दूसरे कुंडली वाले और इस क्षेत्र में जाते थे, तो आपको कैसे क्या मोटिवेशन मिला कि आपने सोचा कि नहीं मैं वास्तु? नहीं, देखिए इसमें जैसे एक कोर बोलते हैं कि आप अपनी अगर लग्न पत्रिका देखेंगे तो उसमें साधारण भाषा में बोला गया है कि भाई जो जातक है वो ये रास्ते से अपना जीवन यापन करेगा, उसका जो पेट है वो ये रास्ते से भरेगा। तो मेरी जन्म कुंडली में वैसा कुछ लिखा हुआ है कि ज्ञान के द्वारा उसका पेट भरेगा। तो आई मेड फॉर दिस। अच्छा, ओके, अच्छा, तो मतलब आपको शुरू से इंटरेस्ट नहीं? आप देखिए आपकी जन्मपत्री है ना, वो अपने आप आपको है ना। अदरवाइज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की शादी हो गया था, सब कुछ हो गया था, वो वहीं से उनका वो पीरियड शुरू हो गया।
तो शास्त्री जी आजकल क्या कपड़ों का बहुत वो है, कपड़ों का मतलब हर जगह के लिए अलग अलग कपड़े हैं। पहले तो लोगों के पास 2-4 जोड़ी कपड़े होते थे, लेकिन अभी हर ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े हैं। तो कैसे कौन से रंग पहने जाएं और कैसे कपड़े पहने जाए कि उनका भी वास्तु का उन पे भी प्रभाव पड़ता है जहाँ अपन जा रहे हैं। मैं इसको 2 पार्ट में करूंगा। एक तो आप ड्रेस को 2 में डिवाइड कीजिए, जेंट्स और लेडीज। दूसरा ओकेजन। नॉर्मल हम रोज के जीवन में हमको लाइट कलर कपड़े जेंट्स के लिए है, सबके लिए है वैसे लाइट कलर। वो क्या करते हैं उसमें साइंटिफिक रूप से हमारा जो बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है या जो पसीना सोखने का जो मटेरियल है, तो वास्तु में कलर का दिया गया है, मटेरियल का नहीं दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में ओकेजनल आप समझ लो। तो आप जैसे कोई बड़ा फंक्शन है तो उसमें वाइब्रेंट कलर पहने जाते हैं। और रोजमर्रा के जीवन में आपका है ना वो सूदिंग कलर, सूदिंग मतलब जो आपको कंफर्टेबल फील कराए, क्योंकि अपने यहाँ का थोड़ा गर्म है ज्यादा। हाँ, तो वो देश शास्त्र में एक भाषा है, देश काल और परिस्थिति। उसके हिसाब से आप अगर ठंडे प्रदेश में हैं तो आपको वुलन पहनना पड़ेगा, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको कॉटन पहनना पड़ेगा। तो कैसे आप रहते हैं। अच्छा, दूसरा चूंकि बर्फीले जगह में रहते हैं तो आपको डार्क कलर पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आप रोज धो नहीं सकते उनको। लाइट कलर है वो गर्मियों में गंदे ज्यादा होते हैं, तो आपको वाइब्रेंट कलर पहनना पड़ेगा जिसमें येलो, ऑरेंज, ये सब पैरोट, ये सब आते हैं उसमें। तो और एक मैं पूछी थी कि आपके जीवन के कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि अजीबोगरीब, अपन ऐसे ऐसे मतलब इतने नाम नहीं जाना चाहते। 2-3 उदाहरण दूंगा मैं। जैसे मैंने गुरुजी के हिसाब से एक सिद्धांत बनाया कि मैं अनजान लोगों से नहीं मिलूंगा। तो एक बार बोरीवली स्टेशन पे बारिश का टाइम था, तो हम वो जो बेंच होती है उस पर बैठा था मैं, और एक सज्जन बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ जाएंगे, बोला सूरत जाएंगे। तो बोले रिजर्वेशन में, बोला मेरा रिजर्वेशन नहीं है। तो बोले आप मेरे बगल में बैठिए, हम तो आप एक देखिए, हम बोरीवली से लेके सूरत तक हम अच्छे दोस्त बन गए और आज वो मेरे अच्छे क्लाइंट हैं। तो ये मतलब वहाँ सिद्धांत टूट गया। वो बोले अभी तो हम अनजान नहीं है, हम अच्छे दोस्त बन गए। तो प्लेटफॉर्म पे मिले हुए आदमी मेरा आज की तारीख में अच्छा क्लाइंट है। दूसरा, एक यहाँ की बॉम्बे के पास में एक MIDC एरिया है, वहाँ की बहुत ही अच्छी घटना है जिससे हर एक आदमी को सीखना चाहिए। मेरे क्लाइंट मेरे को उसको फैक्ट्री को परचेज करने के लिए लेके गए और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं लेना चाहिए। तो उसके जो ओनर बैठे थे वो अंदर थे, उन्होंने पूछा कि क्या शर्मा जी क्या बोला, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। वो बाहर आए, बोले हमको कुछ बताइए। बोला नहीं, मैं अभी जिनके स्पॉन्सर के साथ हूँ उनके लिए इनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इनके तो बोले हमको, मतलब मैं अनजान लोगों से मिलता नहीं। संजोग ये हुआ कि मैं कुछ 2-4 साल पहले फिर वो MIDC में गया, तो बीच में आते जाते देखता था वो फैक्ट्री है 10-15 साल बंद पड़ी थी वो। फिर मैंने देखा उसमें थोड़ी रौनक थी वहाँ पे, तो मैं ऐसे ही वॉचमैन को पूछा कौन है अभी। तो बोले नहीं, अभी इसके 5 साल पहले मालिक चेंज हो गए इसके। अच्छा। तब तक वो मालिक बाहर ऐसा आ गया। तो बोले कौन है, क्या पूछ रहे हैं। तो बोले ये पूछ रहे हैं किसकी है फैक्ट्री। तो बोले पुराने। मैं बोला पुराने मालिक को जानता हूँ। तो बोला आइए चाय पीजिए। बोला नहीं आऊँगा। तो बोले क्यों। मैं बोला मैं ऐसी बात बोलूँगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो बोले रीजन। मैं बोला मैंने पुराने मालिक को ये बोला था कि ये फैक्ट्री है वो मालिक चेंज मांगती है और इसका स्वभाव बदलेगा नहीं। तो बोले हमने तो वही है। तो बोला इसका नेचर है 5-10 साल में मालिक बदल लेगी। तो बोले यही हुआ है हमारे साथ। तो ये मतलब एक जो हम 20 साल पहले जो हमने किसी को राय दिया, जो प्रेडिक्ट किया कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा, ये जगह है वो मालिक चेंज करेगी, और वो हो गया, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये 2 घटनाएं ऐसी है। दूसरा, एक कलकत्ते में मेरे एक क्लाइंट है जिनको गर्भधारण के समय मैंने बोल दिया था कि ये बच्चे को आप अबॉर्शन करवा दो, ये बच्चा आपके लिए हेल्थ का अच्छा नहीं रहेगा। वो बच्चा अभी 25-30 साल बाद में हाइपरटेंशन रहता है, उसको उसके माँ बाप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। आज की सिचुएशन उसकी ऐसी है। तो शास्त्र में एक है ना, सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे का विज्ञान है। तो वो लेडी का मैंने चेहरा देखा तो मैं बोला ये बच्चा ये दुनिया में आने के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो लोग अभी आज वो बोलते हैं कि हम उस टाइम पे आपकी बात मान लेते। अभी वो कपल है, वो 55-60 वर्ष के हो गए, एक ही बेटा है उसको, वो एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते वो बच्चे को। तो ये एक घटना है, वो जीवन को वो करती है।
तो ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो इसका कुछ वो नहीं होता है कि कुछ उपाय भी हो? भाई जैसे अभी मैंने उपाय बता दिया कि भाई वो बच्चे का ऑपरेशन करो, वो नहीं करवाया उन्होंने, तो अभी एक बार जो जन्म ले लिया वो तो फिर बॉडी का तो भोगना ही पड़ेगा ना, चाहे वो शरीर है चाहे मानसिक है, चाहे वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसा होता है कि उसका वास्तु भी आप चेंज करो तो कुछ कर आपके अंदर का सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते आप। सही बात। आप बीपी को डाउन कर सकते हो, बीपी को खत्म नहीं कर सकते आप। डायबिटीज को डाउन कर सकते हो, आप खत्म नहीं कर सकते। जो अंदर का इनबिल्ट चीज है ना, उसको आप बदल नहीं सकते आप। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मतलब अगर किसी को है कुछ कमी है, पहले जो आप बताते हैं हाँ। उसी पर अमल कर लिया जाए तो वो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में प्रभाव कम कर सकते हैं लेकिन पूरे से तो अपन नष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले ही बात हाँ, स्ट्रक्चरल चीजों को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा बढ़िया। दूसरी एक और बढ़िया घटना है, मेरे क्लाइंट के हम लोग मतलब दोपहर में लंच पे बैठे थे, तो उनके माँ बाप जो 60-65 वर्ष के हो गए थे, वो लंच पे टेबल पे साथ में बैठे थे। तो उन्होंने माँ बाप ने पूछा आप हमको भी कुछ बताइए, तो मैंने उनको मजाक नहीं बोला, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बोला, क्योंकि चेहरा का विज्ञान उसमें है। तो मैं बोला आप तो बुढ़ापे में हनीमून मनाएंगे विदेश में। अच्छा। तो वो बोले आप क्या हमारे बेटे पोते हो गए, आप बोल रहे हो विदेश में हनीमून मनाएंगे। तो मैं बोला ठीक है, जब आप विदेश पहुंच जाओ तो मेरे को फोन कर देना। तो कुछ 3 साल बाद में उनका फोन आया, सर हम दुबई पहुंच गए। बोले मजे करो, क्या क्या कर लिया? बोले एक शोरूम ले लिया, एक 4 बेडरूम का घर ले लिया, 2 गाड़ी ले ली। अभी आप दुबई के बारे में, मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। लेकिन आपने जो बोला था विदेश में हनीमून मनाएंगे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो आ गए। आशीष जी, एक प्रश्न है कि सफलता और असफलता तो ये वास्तु पे कैसे डिपेंड करती है? शास्त्र के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं जहाँ सफलता और असफलता का डिटेल से किया गया है। उसमें से एक दरवाजा है और दूसरा 2-3 पॉइंट है, जैसे ढाल है, शेप एंड साइज है, और जो अंदर के जो इंटीरियर के अरेंजमेंट है, जैसे टॉयलेट बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है, ये सफलता के और असफलता के कारण बनते हैं। उसमें कुछ है वो बेस्ट फॉर सक्सेस बोला गया है, कुछ है वो बेस्ट प्रोन टू अनसक्सेसफुल, वो ऐसा क्लियरली उसमें मतलब लिखा गया है। अब फर्क ये है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते सारी चीज़ों को ऐसे। तो अब अपन थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव का बात करते हैं जी। कि अब देश के बारे में, कि देश का वास्तु भी कहाँ पर देश है, भूगोल के हिसाब से उस पर भी वास्तु का कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल, अगर हम इसको आसानी से देश के विकास की या देश के बारे में अगर आसानी से समझना हो तो आप एक शेप को इमेजिन कीजिए, पिरामिड, ट्रायंगुलर। अब उसको बेस है, वो जो नीचे की जो लाइन है उसमें आप ब्रिक्स को इमेजिन कीजिए, जैसे दीवार में ईंटें चुनते हैं वैसे नीचे ही नीचे आप जो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में होंगे उसको आप स्मॉल एंटरप्राइजेस समझ लीजिए, या स्मॉल इंडस्ट्री समझ लीजिए, या स्मॉल प्रोफेशनल समझ लीजिए। उसके बाद में मीडियम एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स आते हैं, उसके बाद में बिग आते हैं, फिर एक्स्ट्रा बिग आते हैं, फिर अल्ट्रा बिग आते हैं, फिर एकदम जो नॉक होती है पिरामिड की, उसके ऊपर आप वो 1% जो क्रीमी लेयर है, जो हाँ जो अल्ट्रा रिच है वो उसमें, तो ऐसा पिरामिड का शेप बनता है देश की ग्रोथ के लिए। अब उसमें जितनी ज़्यादा ईंटें हैं वो प्रोडक्टिव रीजनरेटिव होगी, जितना ज़्यादा हैप्पी माहौल होगा गवर्नेंस का, स्मूथ जो पीसफुल माहौल होगा बिजनेस के लिए, पीसफुल माहौल होगा प्रोडक्शन के लिए, पीसफुल माहौल होगा हर एक जो कंटेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है, उसको जितना ज़्यादा आप स्मूदर करते जाएंगे उतना ही देश का ग्रोथ ज़्यादा होगा। और वैसा ही आप देखिए उसी के थ्रू फिर पीस आती है। जहाँ पे अच्छा ट्रेड और कॉमर्स नहीं होता है, जहाँ अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ देश में अशांति हो जाती है, वहाँ पे लोग कन्फ्रंट करते हैं, वहाँ पे लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। जब आदमी सुखी रहता है तो आंदोलन नहीं करता है, जब आदमी पीसफुल में रहता है तो वो किसी की नहीं सुनता है। अच्छा, तो और एक ये हमारा चैनल है जो SD फिल्म्स एंड प्रोडक्शन, तो ये लोग क्या देश के विकास और उसके लिए उससे बहुत जुड़े हुए हैं? देखिए हम जिसको एक विचारधारा आइडियोलॉजी बोलते हैं, तो हम जैसे किसी से बात करते हैं तो हमको क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि कौन किस विचारधारा का है। मैं चूंकि बचपन से RSS से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक क्लियरली है कि भाई
ये इनका सपने में भी ये देश का बुरा नहीं सोच सकते। तो ये घुट्टी में पिलाई जाती है ये चीजें। बाकी लोग हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए ना वो कुछ भी कर लेंगे, देश को बेच भी देंगे। जैसे एक रेल मंत्री हुए थे, उनके बारे में फेमस था कि वो सर पे इंजन को बेच के आ जाएंगे, इतना फेमस हो गए थे वो कि रेल का इंजन है वो सर पे लेकर के और बेच देंगे बाजार में कबाड़ी को। तो ये विचारधारा है ना वो दो होती है, एक होती है जोड़ने वाली और एक होती है डिवाइसेस तोड़ने वाली। तो मैं क्लियरली बोलूँगा, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गोल गोल बातें इसलिए करते हैं कि वो दोनों साइड में लड्डू खाना चाहते हैं। मैं एकदम क्लियर, मेरे को आरएसएस और बीजेपी का विचारधारा इसलिए पसंद है कि सबसे पहले तो वो जन्मभूमि के बारे में सोचते हैं, फिर भारत माता के बारे में सोचते हैं, फिर देश के बारे में सोचते हैं। अपना खुद का जो निजी नंबर है वो लास्ट में आता है। और आप आरएसएस की तो विचारधारा यही है कि यहाँ देने आते हो तो दे जाओ, यहाँ से पाने की आशा मत करो आप। तो ये आइडियोलॉजी और विचारधारा की है। और अभी तक जितने भी तो प्रचलित विचारधाराएं हैं जो आइडियोलॉजी है, जैसे एक है आपके जिसको राइटिस्ट बोलते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट बोलते हैं, कुछ है वो आपको मालूम है विध्वंसक होते हैं। तो वो एक सेक्शन होता है वो किसी भी कंडीशन में खुश नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो अराजकता में ही उनको लाभ है। आप एक चीज देखिए, अराजकता से ही उनको है ना रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो वो विचारधारा है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले। वो मैन आपके उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं चीजों को। तो ये प्योरली विचारधारा का मैटर है मेरी नजर में। तो आप एक और है सवाल कि अपने आज की जनरेशन को क्या वास्तु से कैसे अपने आप को ठीक रखना है, क्या उनकी जीवन शैली के लिए क्या मतलब क्या आपकी तरफ से या आपकी विद्या की तरफ से क्या आप देना चाहेंगे? उसमें शास्त्र में वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, लेकिन उसमें वरिष्ठता और कनिष्ठता का है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। अब आप ऐसे ही फ्लो देखिए, पानी है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो ऐसे ही घर हो, ऑफिस हो या कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, ऊपर के लोग जो व्यवहार करेंगे उसको देख करके नीचे के लोग हैं, उसमें आप यंगर जनरेशन समझ लो चाहे बच्चे समझ लो, कोई भी देख लो, आपका ऊपर का अगर सेक्शन है वो परिशोधित और शुद्धतम होगा तो फिर वो नीचे के लोग हैं ना उसको फॉलो करेंगे। आपका जो असेंडिंग ऑर्डर अगर ठीक होगा तो फिर आपका बेस भी ठीक होगा, फिर आपका टॉप भी ठीक होगा। हाँ शाशी जी, एक आजकल बहुत ऐसा होता है, अपन ने सुना है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं और ऐसा, तो वास्तु का भी इससे कोई है लेन देन? बिल्कुल है। उसमें शास्त्र में इनकी डिटेलिंग ऐसे की गई है, 5 तरह की विद्या बताई गई है, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ओघड़ और कॉस्मिक। क्या? यंत्र, मंत्र, तंत्र, ओघड़ और कॉस्मिक। तो ओघड़ को चौथा बोला गया है, जो आप ये भूतिया, हाँ पैरानॉर्मल या भूत प्रेत जो आप उसको ओघड़ बोला गया है। तो ओघड़ के लिए कुछ एक स्पेसिफिक क्लास बोली गई है। वो लोग मतलब नॉर्मल सी नहीं रहती है उनमें, उनका जो डे टू डे लाइफ होता है उसमें नॉर्मल सी नहीं रहती है। और वो गृहस्थ के लिए अलाउ भी नहीं है, जो परिवार वाले लोग हैं वो उनको नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि उनका जो पूरा 24 घंटे का एक्टिविटी होता है वो एबनॉर्मल होता है। और उसमें फिर क्या रहता है, जब पैसा आता है, ताकत आती है और पावर आती है, तो फिर डेफिशिएंसी आती है, उसमें फिर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखिए जितने भी जो ओघड़ होंगे वो सब व्यभिचारी होंगे, नशे पते वाले होंगे, वो मतलब एक्स करने के लिए इजीली वो रेडी रहते हैं वो लोग। तो ओघड़ के नाम से इसमें ये जो आपने पैरा जो बताया वो, हाँ ओघड़ के नाम से उसमें डिटेल है। उसमें बोला गया है कि बुद्धिमान आदमी को है, जो घर ग्रस्त वाला है उसको ये लाइन में नहीं जाना चाहिए, उसको चौथी विद्या बोला गया है। तो शाशी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए और हमको वास्तु के बारे में इतना ज्ञान दिया, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वास्तु है सिर्फ सामान रख दो, इधर कर दो, उधर कर दो, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दो, इससे ही है। लेकिन वास्तु का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, या आज हमको पता चला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए और अपने विचार बताने के लिए। अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हों तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम जल्द से जल्द उनका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग देयर विद अस। थैंक यू सो मच।